हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है गौरव कंवरिया। वेलकम टू आचार्य क्लासेस। और मैं फिर से आपके लिए लेकर आया हूँ फिजिक्स की क्लासेस। तो स्टूडेंट्स, आशा करता हूँ पिछले वीडियोस आपको अच्छे से समझ में आ रहे होंगे और आप, मुझे लगता है, उन्हें पसंद भी कर रहे हैं। ठीक है, फिर भी अगर आपको कोई भी समस्या आती है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट्स करके बता सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, अब तक के वीडियोस में हमने विद्युत द्विध्रुव और विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण के बारे में पढ़ा था और हमने उससे संबंधित एक डेरिवेशन की थी। डेरिवेशन थी वो कि विद्युत द्विध्रुव की अक्ष पर स्थित किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान ज्ञात करना। तो देखिए, मैंने जो पिछले वीडियो में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात की थी वो अक्ष पर स्थित बिंदु पर की थी। तो इस बार की जो मेरे पास डेरिवेशन है, या जो मैं कह दूं कि मेरे पास जो अगला टॉपिक है, उसमें मैं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निरक्ष वाले बिंदु पर ज्ञात करूंगा। अभी क्वेश्चन उठता है कि निरक्ष क्या होता है, तो मैं पहले निरक्ष की बात कर लेता हूं। तो देखिए, सबसे पहले हेडिंग है अपनी विद्युत द्विध्रुव के निरक्ष पर स्थित बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो ये अपना आज का टॉपिक है। तो देखिए, तो मुझे जैसे कि हेडिंग के अनुसार मेरे को यहाँ पर काम करना है, तो मेरे को पहली हेडिंग क्या कहती है? पहली चीज मेरे पास आती है विद्युत द्विध्रुव। तो सबसे पहले मुझे विद्युत द्विध्रुव बनाना पड़ेगा। और मैंने आपको बताया था कि विद्युत द्विध्रुव क्या होता है। इसमें हम दो आवेश लेते हैं, एक आवेश रहता है प्लस का और दूसरा आवेश माइनस का। यानी दोनों जो आवेश है, उन दोनों आवेशों की प्रकृति कैसी होती है? विपरीत होती है। इसके अलावा मैंने एक और चीज बताई थी कि आवेश तो विपरीत होते हैं, लेकिन उनकी जो परिमाण है वो समान होता है। यानी कि अगर एक आवेश 5 कूलाम का है तो दूसरा आवेश भी 5 ही कूलाम का होता है। तो मुझे हेडिंग क्या बोल रही है? हेडिंग मुझे सबसे पहले बता रही है कि मुझे विद्युत द्विध्रुव के बारे में बात करनी है। तो सबसे पहले मैं अगर डायग्राम बनाऊंगा तो डायग्राम में सबसे पहली चीज मैं ड्रॉ करूंगा विद्युत द्विध्रुव। तो मैं विद्युत द्विध्रुव यहां बनाता हूं और विद्युत द्विध्रुव मैंने कुछ इस तरीके से बना दिया। मैं इसे थोड़ा नीचे बनाता हूं। तो इस तरीके से मैंने एक आवेश ले लिया है -q और दूसरा आवेश ले लिया मैंने +q। तो ये मेरे पास एक विद्युत द्विध्रुव हो गया। दोनों आवेशों को हम कौन सी दूरी पर रखते हैं? अल्प दूरी पर, जिसे कि मैं 2a मेंशन कर देता हूं। तो मैंने दोनों के बीच की दूरी 2a ले ली है। इसके बाद ये मेरे पास जो द्विध्रुव बन चुका है, इस द्विध्रुव का मैं मध्य बिंदु ले लेता हूं O। तो यहां पर द्विध्रुव का मध्य बिंदु हो चुका है O। अच्छा, मध्य बिंदु है तो इस पूरी दूरी को वो बराबर भागों में बांटेगा। तो बराबर भागों में बांटेगा तो मेरे पास ये वाली डिस्टेंस भी A हो जाएगी और ये वाली डिस्टेंस भी A हो जाएगी। यही का यही डायग्राम हमने इससे पहले वाली डेरिवेशन में बनाया था, क्योंकि द्विध्रुव तो सेम होगा, उसमें तो कोई चेंज होने से रहा। ठीक है, तो सबसे पहले मैंने बात कर ली, मैंने एक द्विध्रुव बना दिया। अब हेडिंग मेरे पास क्या कहती है? विद्युत द्विध्रुव के निरक्ष पर। अच्छा, पिछले वाली हेडिंग में हमने अक्ष की बात की थी, यहां मुझे बात करनी है निरक्ष की। तो देखिए, मैं निरक्ष की बात कैसे करूंगा? अक्ष क्या होती है? मैंने आपको बताया था कि अगर मेरे पास दोनों आवेशों को मिलाने वाली ये जो लाइन है या जो रेखा है, इस रेखा को मैं ऐसे आगे बढ़ा दूं तो वो तो होती है अक्ष, और इस अक्ष के जो लंबवत वाली रेखाएं होती है वो होती है निरक्ष। तो मेरे पास, मैं निरक्ष बनाने के लिए मैं इस तरीके से यहां लाइन खींचता हूं, तो ये मेरे पास हो गई निरक्ष वाली रेखा। तो आगे हेडिंग क्या कहती है? निरक्ष पर स्थित बिंदु। यानी कि मुझे इस निरक्ष पर क्या चाहिए? कोई बिंदु चाहिए। तो मैंने यहां पर एक डॉट लगा दिया है और इसे मैं बिंदु P यानी कि कोई पॉइंट P कह देता हूं। तो मैंने अब तक क्या क्या बना लिया है? विद्युत द्विध्रुव हो चुका है, निरक्ष मेरे पास हो चुकी है और उस पर स्थित कोई बिंदु मेरे पास हो चुका है, जिसको मैंने P लिख दिया है। अब मुझे इसी P पर क्या करना है? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो मैं एक बार फिर से बता देता हूं, अब तक मैंने क्या किया? मैंने दो आवेश ले लिए जिसको मैंने विद्युत द्विध्रुव बनाने के लिए काम लिया है। एक आवेश माइनस का है और एक आवेश प्लस का है। दोनों आवेशों के मध्य की दूरी, जो कि अल्प दूरी होती है, उसे मैंने 2a मेंशन किया है। दोनों द्विध्रुव का जो मध्य बिंदु है वो O है, जो कि इस दूरी को बराबर भागों में बांट रहा है। तो 2a के बराबर भाग A और A बढ़ चुके हैं। सेम ऐसा ही प्रोसेस मैंने इससे पिछले वाले डेरिवेशन में किया था, जिसमें हमने अक्ष पर इससे तीव्रता निकाली थी।
इसके बाद मुझे यहाँ पर निरक्ष पर कोई बिंदु बताना है, तो मैंने निरक्ष वाली एक लाइन खींच दी है और इस लाइन पर मैंने कोई पॉइंट P मान लिया है। इसी P पर मुझे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को ज्ञात करना है। तो देखिए मैं आगे क्या करता हूँ। अच्छा, अब मैं आपको थोड़ा सा फ्लैशबैक में लेकर जाना चाहता हूँ कि हमको पता है कि कोई भी आवेश के चारों ओर का कोई ना कोई विद्युत क्षेत्र तो होता है। तो इस आवेश के कारण भी विद्युत क्षेत्र होगा और इस आवेश के कारण भी विद्युत क्षेत्र होगा। तो मैं क्या करूंगा, सबसे पहले इस आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र बताऊंगा और उसके बाद इस आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र बताऊंगा। साथ ही मैं यहाँ पर दिशा को भी मेंशन करूंगा। दिशा कैसे मेंशन करेंगे कि अगर मेरे पास कोई आवेश ऋणावेश है तो माइनस वाले आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा होती है अंदर की ओर और प्लस वाले आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा होती है बाहर की ओर। तो मैं यहाँ पर क्या करूंगा, इनके विद्युत क्षेत्र को बताऊंगा और साथ में उनकी दिशा भी बताऊंगा। तो दिशा बताने के लिए मैं क्या करता हूं, इस वाली लाइन को इस तरीके से यहां मिला देता हूं और इस वाली लाइन को इस तरीके से इस यहां मिला देता हूं। ठीक है, चलिए। तो मेरे पास यहां मैं A बिंदु लिखता हूं, यहां मैं लिख देता हूं B बिंदु। तो मेरे पास इस माइनस वाले के कारण इस बिंदु पर जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है उसे मैं EA लिखता हूं। अब बात आती है कि EA की दिशा क्या होगी, तो ये आवेश कौन सा है, माइनस वाला, और माइनस के कारण तीव्रता की दिशा कितनी कैसे होती है, अंदर की ओर। तो अंदर तो ऐसे होगा, तो मैंने यहां पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा अंदर की ओर मेंशन कर दी। तो मेरे पास EA की दिशा कैसे हो गई, अंदर की ओर हो गई। ये तो हो गया माइनस क्यू के कारण। अभी मेरे पास एक और आवेश है प्लस क्यू वाला, तो मैं प्लस क्यू की बात करूं तो मेरे पास प्लस क्यू के कारण दिशा होती है बाहर की ओर। तो इस तरीके से मैंने लगा दिया बाहर और ये मेरे पास हो गई किसकी दिशा, EB की दिशा। चलिए, तो मेरे पास दो दिशाएं आ चुकी है। मैं इसे ढंग से बनाने के लिए यहां पर थोड़ा सा इरेज कर देता हूं। तो मेरे पास इस तरीके से ये EB हो चुका है। ठीक है, तो मेरे पास इस आवेश के कारण भी आ चुकी है और इस आवेश के कारण भी आ चुकी है। अब मैंने, अगर आपने पिछला वीडियो ध्यान से सुना होगा तो मैंने उसमें एक चीज बताई थी और मैंने क्या बताया था कि जब भी कोई दो सदिश अलग अलग डायरेक्शन में होते हैं तो उनका टोटल या परिणामी निकालने के लिए माइनस करते हैं, और अगर सदिश एक ही दिशा में होते हैं तो हम क्या करते हैं, उनका टोटल निकालने के लिए उनको प्लस कर देते हैं। लेकिन भाई साहब यहाँ तो क्या है, थोड़ा अलग से परफॉर्मा तैयार है। तो कैसे, स्ट्रक्चर अलग है तो कैसे है इस बार स्ट्रक्चर, इस बार कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर है जिसमें EA को मैंने ऐसे लिख दिया है और EB कुछ इस तरीके से है। तो मुझे इनका परिणामी निकालना है। तो मैं यहाँ पर एक एग्जांपल के थ्रू आपको समझाता हूँ। देखिए, माना मेरे पास कोई एक सदिश है इस तरीके से जो कि कार्तीय निर्देशांक पद्धति में रखा हुआ है। कार्तीय निर्देशांक पद्धति में इसको मैंने x लिख दिया और इसको मैंने y लिख दिया और ये हो गया मेरे पास में मूल बिंदु O। सदिश कुछ इस तरीके से है जिसको मैंने A वेक्टर नाम दिया है और ये A वेक्टर इस x के साथ थीटा कोण बना रहा है। तो हम क्या करेंगे, इस A को घटकों में तोड़ेंगे, और घटकों में तोड़ना आपने 11वीं कक्षा में सीखा होगा, लेकिन फिर भी मैं आपको थोड़ा सा हिंट दे देता हूं कि हम कैसे तोड़ेंगे। तो मुझे A को घटकों में तोड़ना है, तो घटक में तोड़ने के लिए मैं आपको एक ट्रिक्स बताता हूं, और वो ट्रिक क्या है, देखिए। थीटा के जो पास वाली अक्ष होती है उस पर आता है हमेशा कॉस वाला घटक। कौन सा वाला घटक, कॉस वाला घटक। और थीटा से जो दूर वाली अक्ष है उस पर आता है हमेशा साइन वाला घटक। अब देखो, थीटा के पास में कौन सी अक्ष है, x, तो यहां मेरे पास कौन सा घटक आएगा, कॉस वाला। कौन सा कोण है, थीटा, और किसको तोड़ रहे हैं, a को, तो यहां आ जाएगा a cos थीटा। थीटा के दूर वाली अक्ष कौन सी है, y अक्ष है, तो इस पर आएगा साइन वाला घटक। तो इस तरीके से हो जाएगा यहां पर a साइन थीटा। तो इस प्रकार a को मैं cos और साइन के घटकों में तोड़ सकता हूं। अब देखिए, इसको मैं थोड़ा सा चेंज भी कर सकता हूं। कैसे, कि अगर माना मेरे पास में जो थीटा है वो यहां ना बनकर यहां है होता है, तो फिर से वही ट्रिक लगानी है कि थीटा के पास वाली अक्ष पर कौन सा घटक आएगा, कॉस। तो इस बार यहां आ जाएगा a cos थीटा और थीटा से दूर वाले पर आएगा साइन, तो यहां आ जाएगा a sin थीटा। तो इस प्रकार से मुझे क्या करना है, a को घटकों में तोड़ना आपने सीख लिया है, तो मुझे यहां पर EB और EA को भी घटकों में तोड़ना है। तो देखिए मैंने घटकों में कैसे तोड़ता हूं। चलिए, घटकों में तोड़ने के लिए सबसे पहले मेरे पास x अक्ष और y अक्ष यानी कोई भी दो अक्ष होने चाहिए जो कि एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो, या कुल मिलाकर मुझे कार्तीय निर्देशांक पद्धति की जरूरत पड़ेगी। लेकिन यहां तो मेरे पास कोई भी कार्तीय निर्देशांक पद्धति नहीं है, तो मैं कार्तीय निर्देशांक पद्धति किस तरीके से बनाता हूं, मैं एक लाइन इस तरीके से खींचता हूं और एक लाइन इस तरीके से खींचता हूं।
यहां पर मेरे पास में मैं एक कोण यहां मान लेता हूं थीटा, तो ये भी मेरे पास थीटा ही हो जाता है, या मैंने दोनों ही कोण कितने मान लिए, थीटा मान लिए। अब मैं पहले इस EB को तोड़ता हूं, तो EB जो है इस वाली लाइन के साथ थीटा कोण बना रहा है, तो थीटा के पास वाली अक्ष पर EB को अगर मैं तोड़ूंगा तो थीटा के पास वाली लाइन पर आ गया EB cos थीटा। तो मेरे पास यहां क्या आ चुका है, EB cos थीटा। और ऐसे ही यहां मेरे पास आ गया थीटा से दूर वाली लाइन पर EB sin थीटा। ऐसे ही मुझे EA को तोड़ना है, तो EA के लिए थीटा यहां है, तो थीटा के पास वाली लाइन पर, इसी लाइन पर क्या आ जाएगा, EA cos थीटा। और ऐसे ही थीटा से दूर वाली लाइन पर, तो यहां इस वाली लाइन पर आ जाएगा EA और sin थीटा। तो ये मेरे पास इस तरीके से एक डायग्राम ड्रॉ हो चुका है। तो डायग्राम मैं आपको थोड़ा जूम करके दिखा देता हूं। तो देखिए डायग्राम, तो डायग्राम में मैंने क्या किया था, एक मैंने दो आवेश ले लिए थे, एक तो माइनस क्यू हो चुका था और एक मेरे पास प्लस क्यू था। दोनों द्विध्रुव का निर्माण कर रहे थे, दोनों के बीच की जो डिस्टेंस थी वो 2a थी। मैंने मध्य बिंदु O माना था जो कि 2a को बराबर भागों में तोड़ रहा था, तो यहाँ पर a और a करके बराबर भाग हो चुके थे। इसके बाद मेरे पास में यहाँ पर माइनस क्यू वाले के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता EA थी, जिसको अंदर की ओर इस तरीके से बताया था, और प्लस क्यू के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा बाहर थी, जिसे मैंने EB और बाहर की ओर बताया था। मुझे EA और EB को घटकों में तोड़ना था, तो मैंने यहाँ पर कार्तेशियन पद्धति के लिए एक लाइन यहाँ खींची और एक लाइन यहाँ खींच दी है। इसके अलावा मुझे EA को भी घटकों में तोड़ना है और EB को भी घटकों में तोड़ना है, तो थीटा के पास वाली अक्ष पर कौन सा घटक आता है, cos थीटा। तो यहाँ पर EB के पास वाली थीटा के पास वाली इस लाइन पर आ चुका है EB cos थीटा, और थीटा से दूर वाली पर आ चुका है EB sin थीटा। ऐसे ही मुझे EA के लिए बात करनी है, तो EA के लिए थीटा यहाँ है, तो थीटा के पास वाले पर आ चुका है EA cos थीटा, और इस थीटा से दूर वाले पर आ चुका है EA sin थीटा। ठीक है, तो देखिए अब इसके आगे मैं डेरिवेशन को चालू करूंगा। तो डेरिवेशन स्टार्ट करने के लिए पहले मैं सबसे पहले माइनस क्यू के कारण तीव्रता ज्ञात करूंगा और फिर प्लस क्यू के कारण तीव्रता को ज्ञात करूंगा। तो माइनस क्यू के कारण देखिए, तो माइनस क्यू के कारण तीव्रता मैं लिख देता हूं यहां पर। अच्छा, मैं ज्यादा थ्योरी को मेंशन नहीं करूंगा, मैं सीधा आपको फॉर्मूला टू फॉर्मूला समझाऊंगा और स्टेप बाय स्टेप आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो देखिए मैं क्या करूंगा। तो हम जानते हैं कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E का फॉर्मूला होता है KQ अपॉन में R स्क्वायर, जहां Q होता है आवेशों का परिमाण। मैं लिख देता हूं, यहां Q होता है आवेश का परिमाण और R होती है आवेश से, या हम सीधा देख लेते हैं, दूरी होती है। कौन सी दूरी, आवेश से जिस बिंदु पर तीव्रता को ज्ञात करना है वो वाली दूरी होती है। ठीक है, तो मेरे पास इस फॉर्मूले का मुझे यूज करना है, तो मैं पहले माइनस क्यू के कारण बात करता हूं। तो माइनस क्यू के कारण माइनस क्यू के कारण, तो माइनस क्यू के कारण जो तीव्रता है उसको मैंने EA लिखा है, तो यहां पर ये EA का मान हो गया KQ अपॉन में। अब यहां पर बात आती है R की, कि A बिंदु ये P बिंदु से कितनी दूरी पर है। तो मैं पहले आपको दूरी निकाल कर बताता हूं कि मेरे पास दूरी किस तरीके से निकलेगी। तो देखिए, दूरी निकालने के लिए मैं क्या करता हूं, यहां मुझे एक त्रिभुज दिख रहा है और त्रिभुज को नाम दे देता हूं मैं AOP या PAO। तो मैं बात करता हूं त्रिभुज PAO में, और मैं यहां पर मान लेता हूं कि यहां पर कोण कितना है, थीटा मान लेते हैं। तो यहां पर PAO में आप जानते हैं जो थीटा के सामने वाली भुजा है, तो ये OP जो है वो है लंब, इसके अलावा जो AP है वो है कर्ण, और मेरे पास में जो AO है वो है आधार। तो मुझे PAO, ये PAO कौन सा त्रिभुज है, PAO एक समकोण त्रिभुज है, और समकोण त्रिभुज में मैं कौन सा नियम लगा सकता हूं, पाइथागोरस प्रमेय। तो मैं यहां पर लगाता हूं पाइथागोरस प्रमेय से। तो पाइथागोरस प्रमेय की हम बात करेंगे, तो पाइथागोरस प्रमेय होती है कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। तो यहां पर कर्ण है मेरे पास AP, तो मैंने लिखा AP का स्क्वायर बराबर, आधार है मेरे पास में AO, तो मैंने लिखा AO का स्क्वायर प्लस, और मेरे पास है OP, तो ये हो गया OP का स्क्वायर।
अब मैं बात करता हूं AP स्क्वायर का ही मुझे मान ज्ञात करना है, तो मेरे पास में AP स्क्वायर बराबर AO स्क्वायर, जो A और O है ये है मेरे पास में A, तो मैंने लिख दिया A स्क्वायर प्लस, इसी तरीके से OP जो है ये मैंने डिस्टेंस मान ली है कितनी R, तो O जो है वो O बिंदु से P बिंदु स्मॉल r डिस्टेंस पर है, तो ये हो चुका है R स्क्वायर। तो AP स्क्वायर बराबर हो गया मेरे पास में A स्क्वायर प्लस R स्क्वायर, तो AP बराबर हो जाएगा, ये स्क्वायर हटेगा तो यहाँ आ जाएगा अंडर रूट, तो ये हो गया अंडर रूट A स्क्वायर प्लस R स्क्वायर, यानी कि मेरे पास AP दूरी या माइनस Q से P बिंदु की जो दूरी है वो कितनी हो चुकी है मेरे पास, अंडर रूट A स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। तो आगे देखिए, अब मैं बात करता हूं माइनस Q के कारण, तो देखिए माइनस Q के कारण तीव्रता है EA, फॉर्मूला होता है KQ अपॉन में, और डिस्टेंस की बात करें R स्क्वायर, तो डिस्टेंस आ चुकी है A स्क्वायर प्लस R स्क्वायर, तो मैंने लिख दिया अंडर रूट A स्क्वायर प्लस R स्क्वायर, और इसका स्क्वायर, तो स्क्वायर से अंडर रूट हट जाएगा, तो मेरे पास सीधा क्या वैल्यू आएगी A स्क्वायर प्लस R स्क्वायर, जिसको मैं इस तरीके से लिख देता हूं R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर सुविधा के लिए, ठीक है। और बात रही दिशा की, तो दिशा होगी P से अंदर की ओर, क्योंकि ये अंदर इस तरीके से जा रही है, तो दिशा हो गई P से अंदर, ठीक है। इसी प्रकार मैं प्लस Q के कारण बात करता हूं, तो प्लस Q आवेश के कारण, तो प्लस Q आवेश के कारण जो मेरे पास विद्युत क्षेत्र है वो है EB, तो यहां पर EB बराबर KQ अपॉन में। अच्छा, अब मेरे पास जो डिस्टेंस ये है वही डिस्टेंस ये होगी, क्योंकि मेरे पास दोनों त्रिभुज जो है वो एक दूसरे के समान ही है, तो जो दूरियां इसमें होगी वही दूरियां इसमें होगी। तो मेरे पास क्योंकि ये वाली भुजा और ये वाली भुजा भी बराबर है, और ये भुजा तो अभिनिष्ट है, तो ये वाली भुजा और ये वाली भुजा भी क्या होगी, बराबर, तो दूरी मेरे पास क्या प्राप्त होगी, दूरी मेरे पास सेम प्राप्त होगी, और यहाँ पर अंडर रूट में प्राप्त होती है, लेकिन स्क्वायर लगा हुआ है, तो यहाँ पर अंडर रूट अपन हटा देंगे, तो मैं सीधा लिख देता हूँ यहाँ पर R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर, और दिशा की बात करें तो P से बाहर, तो मेरे पास ये हो चुका है समीकरण नंबर 1, और यहां हो चुका है समीकरण नंबर 2। तो मेरे पास समीकरण 1 भी क्या है, KQ अपॉन R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर, और समीकरण 2 है KQ अपॉन R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर, तो दोनों ही मेरे पास क्या प्राप्त हुए हैं, बराबर, तो बराबर प्राप्त हुए हैं, तो मैं क्या लिखता हूं, समीकरण 1 व 2 से EA जो है वो EB के बराबर प्राप्त होता है, ठीक है। तो अब देखिए मैं क्या करता हूं यहां पर, अब मेरे पास यहां पर डेरिवेशन का आता है टर्निंग पॉइंट, और टर्निंग पॉइंट कैसे, यहां पर डेरिवेशन थोड़ी सी घूम जाती है, कैसे घूमती है, अभी भाई मेरे पास यहां पर क्या आ रहा है, एक तो EA आ रहा है और एक मेरे पास EB आ रहा है, लेकिन मुझे तो EA और EB नहीं चाहिए, मुझे तो यहां पर परिणामी विद्युत क्षेत्र चाहिए कि टोटल विद्युत क्षेत्र कितना प्राप्त होता है, तो मुझे यहां पर क्या निकालना है, परिणामी विद्युत क्षेत्र निकालना है। तो मेरे पास मैंने अभी क्या किया था, EA और EB को घटकों में तोड़ा था, तो यहां पर घटकों में तोड़ा था, तो देखना EA के भी दो घटक प्राप्त होते हैं, EA साइन थीटा और EA कॉस थीटा, ऐसे ही EB के भी दो घटक प्राप्त होते हैं, EB साइन थीटा और EB कॉस थीटा। तो मेरे पास में अब मैं कौन से घटकों का उपयोग करूं, तो देखिए क्या होगा, जो EB साइन थीटा है वो है ऊपर की ओर और EA साइन थीटा है नीचे की ओर। अच्छा, जब EA और EB बराबर है तो इनके साइन थीटा घटक भी तो बराबर ही होंगे, क्योंकि कोण तो मेरे पास थीटा ही चल रहा है, तो अगर EA और EB बराबर हैं तो इनके साइन थीटा घटक भी बराबर हैं। तो यहाँ पर ये दोनों घटक परिमाण में तो बराबर हैं और दिशा में विपरीत हैं, तो EA साइन थीटा और EB साइन थीटा एक दूसरे को निरस्त कर देंगे या एक दूसरे के प्रभाव को कैंसिल कर देंगे। तो मैं क्या लिखूंगा, यहाँ जो EA साइन थीटा और जो EB साइन थीटा है वो परिमाण में बराबर और दिशा में क्या है, विपरीत है, तो ये एक दूसरे के प्रभाव को क्या कर देंगे, निरस्त।
तो मैंने यहाँ पर लिख दिया है ई ए साइन थीटा और ई बी साइन थीटा एक दूसरे को क्या कर देंगे, निरस्त। तो मेरे पास दो घटक बचे हुए हैं अभी तक। कौन से घटक बचे हैं मेरे पास, एक तो ई ए कॉस थीटा बचा है और ई बी कॉस थीटा बचा है। तो ई ए कॉस थीटा और ई बी कॉस थीटा दोनों क्या है, परिमाण में तो समान है लेकिन दिशा में एक ही तरफ है। तो अगर मुझे टोटल निकालना होगा तो मेरे पास जब भी दिशा में कोई दो राशियां एक ही ओर होती है तो मैं दोनों का टोटल निकालने के लिए क्या कर देता हूं, उन्हें प्लस कर देता हूं। आपने पिछले वाले डेरिवेशन में भी ये देखा था और इसी वाले डेरिवेशन में मुझे ये लॉजिक लगाना है। तो मुझे क्या करना है, परिणाम निकालने के लिए ई बी कॉस थीटा और ई ए कॉस थीटा दोनों को ऐड कर देना है। तो यहां पर मैं दोनों को ऐड करता हूं। अतः परिणामी विद्युत क्षेत्र, तो परिणामी विद्युत क्षेत्र की मैं बात करूं तो परिणामी विद्युत क्षेत्र में यहां देखेंगे तो परिणामी विद्युत क्षेत्र E बराबर ई ए कॉस थीटा प्लस ई बी कॉस थीटा हो चुका है, ठीक है। अब देखिए इसके बाद में क्या करता हूं, लेकिन मेरे पास ई ए और ई बी तो बराबर है, तो मैं ई ए और ई बी दोनों की जगह या तो मैं दोनों की जगह ई ए लिख दूं या मैं दोनों की जगह ई बी लिख दूं। तो E बराबर ई ए कॉस थीटा प्लस ई ए कॉस थीटा। तो E बराबर ये हो चुका है 2 ई ए कॉस थीटा। मैं ई ए की वैल्यू कहां से पुट करूंगा, समीकरण नंबर 1 से। तो E बराबर हो जाएगा 2 इंटू में ई ए है मेरे पास के क्यू अपॉन आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो ये हुआ के क्यू अपॉन आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर और कॉस थीटा मेरे पास ऐसे कैसे चल रहा है। अभी मुझे कॉस थीटा की वैल्यू ज्ञात करनी है। तो देखिए मैं कॉस थीटा की वैल्यू कैसे ज्ञात करता हूं। अब मुझे कॉस थीटा की वैल्यू चाहिए तो मैं फिर से यहां पर इन समकोण त्रिभुजों की बात करता हूं जहां पर मेरे पास थीटा यहां बना हुआ है और हम जानते हैं कि कॉस थीटा जो होता है वो होता है आधार बटे कर्ण के बराबर। अब मेरे पास कॉस थीटा, थीटा के सामने वाला ये तो हो चुका है लंब, ये है मेरे पास आधार और ये है मेरे पास कर्ण। तो मेरे पास में जो आधार है वो तो है a, तो मैंने cos थीटा बराबर आधार तो लिख दिया a अपॉन में। और कर्ण की मैं बात करूं तो कर्ण का मान मैंने निकाला था अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो ये लिख दिया मैंने अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ये cos थीटा की वैल्यू मैं कहाँ रख दूंगा, इस मान में रख दूंगा। इसे मैं इक्वेशन नंबर 3 डाल देता हूं। तो मैं कहता हूं cos थीटा का मान तीन में रखने पर, तो देखिए मैं इसे बाकी जो डेरिवेशन है वो यहाँ सॉल्व करूंगा। ये वाला तो बहुत ही सिंपल है, आपको समझ में आ गया होगा। तो मैं इसे थोड़ी देर के लिए इरेज कर देता हूँ। ठीक है, तो मैंने cos थीटा की वैल्यू यहाँ रखी। तो मेरे पास नेक्स्ट वैल्यू क्या बनती है, मेरे पास E बराबर आ जाता है 2 के क्यू अपॉन आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर डॉट कॉस थीटा की वैल्यू आई है a अपॉन में अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। अच्छा, अब ये बेसिक सी मैथ्स है, आप लोगों को पता होगा कि जिसके भी ऊपर अंडर रूट आता है तो उसकी पावर होती है आधी। यानी कि अगर मैं x के ऊपर अंडर रूट लगाता हूं तो मैं उसे क्या लिख सकता हूं, x की पावर 1/2। जैसे कि मैं ऐसे बता देता हूं कि अंडर रूट x जो होता है उसको मैं लिख सकता हूं x की पावर 1/2। यानी कि अंडर रूट का मतलब होता है कि उसकी पावर कितनी हो जाती है, आधी। तो यहां पर मेरे पास ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर पर अंडर रूट लगा हुआ है, तो मैं इसको इस तरीके से लिख देता हूं आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर 1/2। इसके बाद एक और बेसिक सी मैथ्स में आपको बताता हूं कैसे, कि यहां आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर के ऊपर कुछ नहीं है तो मैं यहां 1 मान लूं। यहां मेरे पास आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर के ऊपर पावर है 1/2। जब भी मेरे पास घातों के आधार समान होते हैं तो उनकी घातें क्या हो जाती है, जुड़ जाती है। यानी कि मेरे पास अगर x की पावर 1 है और x की पावर 1/2 तो ये हो जाता है x की पावर 1 प्लस 1/2। तो x की पावर एलसीएम सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाता है, 3/2। तो मैं सेम प्रोसेस यहां लगाऊंगा। तो मैं यहां पर कैसे करूंगा, देखो। तो यहां मैंने किया E बराबर k, मैंने ऐसे कैसे लिखा,
क्यू भी मैंने ऐसे की ऐसे लिखा इनटू में, 2 और a को मैं लिख देता हूं साथ में, तो भी मेरे पास ये सब भी मल्टीप्लाई में है, तो मैं इसको इस तरीके से लिख सकता हूं, तो भी मेरे पास कुछ नहीं होगा, ये मैंने पुनर्व्यवस्थित किया है इसको अपॉन में। इन दोनों को मैं सॉल्व करता हूं तो ये हो जाता है r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर की पावर 3/2। ठीक है, अब मेरे पास q और 2a, तो मैं फिर से आपको थोड़ा फ्लैशबैक में लेकर जाना चाहता हूं। तो देखिए क्या बताता हूं मैं कि विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण में मैंने आपको बताया था कि हम क्या करते हैं, किसी विद्युत द्विध्रुव में आवेशों का परिमाण और उनके बीच की अल्प दूरी को अगर गुणा कर दे तो मेरे पास एक नई राशि p प्राप्त होती है, जिसे कि विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहा जाता है। तो यहां पर q जो है वो दोनों आवेशों का परिमाण है और 2a इन दोनों के मध्य की अल्प दूरी है, तो मैं q इंटू 2a को विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण p लिख सकता हूं। तो मेरे पास p जो है वो q डॉट 2a हो जाएगा, जो कि होता है द्विध्रुव आघूर्ण, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। तो मैं q डॉट 2a की जगह पहली चीज तो लिखूंगा p, और उसके बाद में क्या करूंगा, देखिए अब मेरे पास ये 2a जो है वो बहुत ही अल्प दूरी है, तो अगर 2a ही मेरे पास अल्प है तो उसकी आधी तो और ज्यादा अल्प होगी, और उसकी आधी क्या है, मेरे पास a है, तो यहाँ पर a जो है वो बहुत ज्यादा छोटी हो जाएगी, तो छोटी हो जाएगी तो ये a इस r के तुलना में क्या होगी, बहुत छोटी, तो मैं इस a को नगण्य मान लेता हूँ। ये मेरे पास कुछ इस प्रकार की कंडीशन है कि अगर r का मान 10 करोड़ है तो a जो है वो 100 के बराबर है, और 10 करोड़ की तुलना में 100 जो है वो बहुत ही छोटी राशि है, तो मैं a को क्या करता हूं, नगण्य मान लेता हूं। तो a को नगण्य मानने पर, क्योंकि ये क्या है, अल्प राशि है, तो मैंने क्या किया, यहां पर a को तो मान लिया है नगण्य, और q डॉट 2a की जगह मैं लिख देता हूं विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण p। तो E बराबर क्या हो जाता है, k p अपॉन में r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, में a स्क्वायर को नगण्य मानकर हटा देंगे तो r स्क्वायर की पावर हो जाती है 3/2, इस पावर 2 से हो जाता है 2 कैंसिल, तो मेरे पास E बराबर जो है वो प्राप्त होता है k p अपॉन में r3, जो कि होता है निरक्ष पर स्थित बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान। तो देखिए बहुत ही सिंपल सी डेरिवेशन थी, बहुत ही बेसिक सी मैथ्स मैंने यहाँ पर लगाई है। ठीक है, सिंपल तरीका था, लेकिन अगर आप इसे ढंग से पढ़ेंगे नहीं और अगर एक बार आप खुद के हाथों से सॉल्व करके नहीं देंगे तो तब तक आपसे कुछ भी सॉल्व नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो एक बार आप इसे अच्छे से पढ़िए, इसे अच्छे से किसी रफ कॉपी में या किसी भी तरीके से इसे सॉल्व कीजिए, और अगर कोई भी चीज़ समझ में नहीं आती है तो इसमें आराम से देखिए। मैंने इसमें किया क्या था, मैंने इसमें डायग्राम बनाया था, और अगर आपको डायग्राम समझ में आता है तो पूरी डेरिवेशन में सीधी सीधी कैलकुलेशन है, मैंने बेसिक सी मैथ्स लगाई है यहाँ पर। तो आशा करता हूँ आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा, एक बार इसे ढंग से सॉल्व करिए तो आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।